गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूँ। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था परिभाषा, बायोलॉजी की परिभाषा पढ़ी थी और उसके कौन कौन से क्षेत्र थे, इनके बारे में हमारी बात हो चुकी थी। आज हम चालू कर रहे हैं उसमें आगे टॉपिक अध्ययन क्षेत्र है। अध्ययन क्षेत्र, यहाँ हम बात करेंगे कि बायोलॉजी के कौन कौन से रिसर्च फील्ड है जहाँ से हम और ज़्यादा डेवलपमेंट और ज़्यादा मानव जीवन को और उत्कृष्ट बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पॉइंट, अध्ययन क्षेत्र। विज्ञान के बायोलॉजी के अध्ययन क्षेत्र को मूल रूप से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 भागों में बांटा जाता है। पहला क्षेत्र है भोजन तथा जीव विज्ञान, दूसरा है स्वास्थ्य एवं रोग तथा जीव विज्ञान, तीसरा है कृषि और जीव विज्ञान, नेक्स्ट है उद्योग एवं व्यवसाय तथा जीव विज्ञान, और फिर है जंतुओं का संरक्षण तथा जीव विज्ञान। तो हम वन बाय वन एक शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले भोजन तथा जीव विज्ञान। भोजन तथा जीव विज्ञान। देखो बच्चों, मानव जो जीवन होता है उसके जीवन के लिए भोजन एक महत्वपूर्ण और आवश्यक पदार्थ होता है, घटक होता है, क्योंकि बिना भोजन के जीवन यापन नहीं हो सकता, क्योंकि भोजन ऊर्जा उत्पन्न करता है और ऊर्जा शरीर के मौलिक अंगों के लिए आवश्यक है, जिसके द्वारा जैविक प्रक्रम पूरे होते हैं। फिर बात करते हैं कि जीव विज्ञान के अध्ययन से इस बात जो हमें पिछले रिसर्च की है उसमें मालूम पड़ा है कि कुछ भोज्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडे, दूध, शहद, तेल, चर्बी, अन्न, दाल, ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जो किसी न किसी जीव से या पादपों से प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं दूध एक संतुलित पूर्ण आहार है और इसका अध्ययन हम जीव विज्ञान की एक ब्रांच है, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यहाँ हम ये मालूम करते हैं किस प्रकार के पशुओं को पाला जाए, किस प्रकार की पशुओं की नस्ल है उसे श्रेष्ठ बनाया जाए, किस प्रकार की पशुओं की नस्ल को और अधिक दूध उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया जा सके और उससे अधिक मात्रा में पौष्टिक अच्छी गुणवत्ता वाला दूध प्राप्त कर सकें। और यही प्रकार अन्य जीवों के लिए, जैसे मांस के लिए, अंडे के लिए, शहद के लिए भी प्रक्रिया करवाई जा सकती है। तो उससे क्या बेनिफिट हुआ? उससे ये बेनिफिट हुआ कि हमने पर्टिकुलर विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया, तो उससे जिस जीव से जो भोजन प्राप्त हो रहा है उस भोजन की गुणवत्ता, उसकी मात्रा को कम समय में अधिकतम कैसे प्राप्त कर सकें, श्रेष्ठ कैसे प्राप्त कर सकें के बारे में अध्ययन किया। तो एक अच्छा रिसर्च क्षेत्र है जिसमें डेवलप कर हम नए नए पशुओं की नस्ल को डेवलप करवा सकते हैं और अच्छे पौष्टिक उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना भोजन तथा जीव विज्ञान। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं स्वास्थ्य एवं रोग तथा जीव विज्ञान। तथा जीव विज्ञान। ये जो ब्रांच है विज्ञान की, इस ब्रांच के द्वारा, इस शाखा के द्वारा हम ये मालूम करते हैं कि रोग क्या है, रोग किस कारण से हुआ, उसके लक्षण क्या है, उसका संक्रमण कैसे होता है, उसके संक्रमण को कैसे रोक सकते हैं, उसका बचाव क्या है, उपचार क्या है, उसकी अवधि कितनी रहेगी, उसका शरीर पर क्या प्रभाव रहेगा, इन सब की जानकारी हमें किससे, विज्ञान की इस शाखा से मिलने वाली है। और जीव विज्ञान के अध्ययन से हम घातक रोग है
जितने भी डेंजरस, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, उन रोगों को सामान्य रोगों को फैलाने वाले कारकों का अध्ययन कर सकते हैं। उसके अलावा हम किस प्रकार से उन्हें नष्ट कर सकते हैं, इससे हमें ये रोगों को उपचारित करने में, रोगों का इलाज करने में कम से कम समय के अंदर जटिल से जटिल रोगों को क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, व्यक्ति को सही किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा रिसर्च डेवलपर एरिया है। आप देख रहे होंगे इस समय पूरे विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित है और प्रत्येक देश इस समय इसी विज्ञान की शाखा में लगा हुआ है कि कैसे भी करके इस कोरोना नामक वायरस का इलाज कर सके, इसका उचित निस्तापन कर सके। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सफलता मिलेगी और वापस पहले जैसी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सुचारू होगी। तो यही एक अनुसंधान का केंद्र है और इसी कोरोना काल ने भारत को भी कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाया है। जहां पहले हम वेंटिलेटर की बात करते हैं, सैनिटाइजर की बात करते हैं, जहां पहले मास्क की बात करते हैं, ये सारे बाहर से आते थे। लेकिन देखिए आप कि जब हमने इस फील्ड में रिसर्च किया तो रिसर्च करने से मालूम पड़ा कि ये सारी चीजें देश में भी बनाई जा सकती है और स्थानीय स्तर पर लोगों ने इनका उत्पादन शुरू कर दिया। फिर बात करते हैं कृषि और जीव विज्ञान। तो बच्चों, कृषि और जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत हमें कृषि के लिए लाभदायक व हानिकारक जंतुओं, परजीवियों का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके अलावा इसके अध्ययन से कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीट होते हैं जो पूरी तरह फसल को बर्बाद कर सकते हैं, लाभ पहुंचाने वाले जो उन हानिकारक कीटों को नष्ट करते हैं। तो ऐसे कीटों, सूत्रकृमियों, चूहों, अन्य जानवरों की जानकारी मिलती है और उसके साथ साथ उनके निवास, उनके स्वभाव, उनकी संरचना, उसके जीवन चक्र, उनके विषय में विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं, इनको नष्ट कर सकते हैं और अगर ये अच्छे हैं तो उनकी संख्या में वृद्धि भी करवा सकते हैं, जिसके आधार पर हम कम से कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। नाशक कीटों के कारण प्रत्येक किसान को अपने कुल उत्पादन में 0 से 100% तक नुकसान उठाना पड़ता है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा हम हमारे मित्र जीव जैसे केंचुए, जैसे सर्प, केंचुआ भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, सांप चूहों को खाता है, इससे मिट्टी खोखली नहीं हो पाती। ऐसे जीवों को हम क्या कर सकते हैं, उसके संरक्षण में, उनके पालन में सहयोग या उनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार विशिष्ट और मानव के उपयोगी रेशम, लाख, मोम, शहद उत्पादन करने वाले कीटों को भी हम क्या कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं, उनका पालन कर सकते हैं। तो ये हमें विज्ञान ये बताता है कि हम कैसे एक ही क्षेत्र में हमारे आसपास जितने लाभ देने वाले हैं उनकी संख्या को वृद्धि कर सकते हैं और हानि देने वालों को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना कृषि और जीव विज्ञान। अब बात करते हैं उद्योग, व्यवसाय तथा जीव विज्ञान। उद्योग, व्यवसाय तथा जीव विज्ञान। तो बच्चों, ये जो शाखा है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवाता है कि विज्ञान के द्वारा हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अभी जो ऊपर अपने पॉइंट पढ़े, भोजन तथा जीव विज्ञान, स्वास्थ्य, कृषि, अगर इन क्षेत्रों के अंदर हम और अधिक श्रेष्ठ उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं तो उन उत्पादों को ही हम उद्योग के रूप में या व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भोजन की बात करते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाला अनाज, अच्छी गुणवत्ता वाला दूध, मांस, अंडे, शहद, तेल, ये अगर अच्छी गुणवत्ता के होते हैं तो मार्केट में ऊंचे दाम पर आसानी से बिक सकता है और गुणवत्ता वाइज भी उसकी क्वालिटी जब मैनेज करते हैं तो उसकी रेट वैश्विक स्तर पर भी अच्छी हो सकती है, उससे अधिक लाभ कमाया जा सकता है।
बात करें स्वास्थ्य की, तो जैसे औषधियाँ अच्छी क्वालिटी की प्रभावी औषधियाँ अगर अच्छे तरीके से बनाई जाए और अगर वो मतलब WHO के मापदंडों के अनुसार है, तो उन औषधियों का हम व्यापारिक उत्पादन करके भी व्यापार कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कृषि। तो कृषि क्षेत्र में अगर हमने मित्र कीट जैसे रेशम, लाख, मधुमक्खी, इनको पालना सीख लिया, इनसे उत्पाद प्राप्त करना सीख लिया, तो हम अपनी खेती के साथ साथ एक अन्य सहायक उत्पाद भी प्राप्त कर सकते हैं और वो हमारे इनकम ऑफ सोर्स, आय और हमारे व्यवसाय को क्या करेगा, उन्नति बढ़ाता है। तो ये वो तरीके हैं कि जब हम इनकी रिसर्च करके हम अपने बिजनेस में अपने उद्योग में जीव विज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। फिर बात करते हैं जंतुओं का संरक्षण तथा जीव विज्ञान। जंतुओं का संरक्षण तथा जीव विज्ञान। तो बच्चों, विज्ञान का जो ये क्षेत्र है, ये हमारे लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण जीव जिन्हें बहुत तेजी से प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण विनाश का खतरा हो रहा है, उन जीवों का अध्ययन करके उन्हें संरक्षित कर सकते हैं, उन्हें उनके उस हानिकारक क्षेत्र से निकालकर उनके लिए नया कृत्रिम आवास बनाकर वहां उनकी संख्यात्मक वृद्धि करवा सकते हैं। जैसे आप सरिस्का अभयारण्य का नाम सुनते हैं, ताल छापर का नाम सुनते हैं, जैसे आप रणथंभौर का नाम सुनते हैं, तो ये वो क्षेत्र हैं जहां पर जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाया जा रहा है। चिड़ियाघर भी इसी क्षेत्र में आता है कि वो वहाँ प्राकृतिक थे, अब यहाँ कृत्रिम रूप से उनके लिए वैसा आवास तैयार करवाया जा रहा है। इन सब का उद्देश्य ये है कि हमारे लिए लाभदायक जीवों की संख्या में वृद्धि करना। धरातल पर हर जीव हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि प्रत्येक जीव खाद्य श्रृंखला का एक मुख्य भाग होता है। अगर किसी भी जीव की हानि होती है तो उससे आगे वाली और उससे पूर्ववर्ती श्रृंखला प्रभावित होती है। इस बात को आप उदाहरण से समझिए। देखिए, जैसे अनाज को खाने वाला है पक्षी, पक्षी को खाने वाला है सर्प, और सर्प को खाने वाला है जैसे अनाज को खाने वाला है कीट, कीट को खाने वाला है मेंढक, मेंढक को खाने वाला है सर्प, और सर्प को खाने वाला है बाज। मैंने आपके सामने एक खाद्य श्रृंखला बनाई है जिसमें अनाज के ऊपर निर्भर है कीट, कीट के ऊपर निर्भर है मेंढक, मेंढक के ऊपर निर्भर है सर्प, और सर्प के ऊपर निर्भर है बाज। अगर इस श्रृंखला में से किसी भी चरण हटा देते हैं तो उसके पहले वाली और उसके बाद वाली श्रृंखला प्रभावित होती है। जैसे मैंने मेंढक को हटा दिया, अब क्या होगा? तो अनाज को कौन खाएगा? कीट खा रहा है, कीटों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन कीट को खाने वाला कोई नहीं है। जब कीट को खाने वाला कोई नहीं है तो कीटों की संख्या अनकंट्रोल्ड रूप से बढ़ेगी तो अनाज की धीरे धीरे कमी हो जाएगी। अनाज की कमी हुई तो जो कीटों की संख्या बढ़ी हुई है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, नतीजा कीट खत्म। आगे बात करते हैं, जब यहाँ मेंढक नहीं थे तो सर्प के लिए भोजन उपलब्ध नहीं होगा, नतीजा सर्प की संख्या कम हो जाएगी, सर्प खत्म हो जाएगा तो बाज की संख्या कम हो जाएगी। तो प्रत्येक जीव का खाद्य श्रृंखला में एक मुख्य चरण होता है, इसीलिए हर जीव को संरक्षण, हर जीव को धरातल पर रहना अत्यंत आवश्यक है, और इसी के लिए जंतुओं का संरक्षण और जीव विज्ञान एक उत्तम क्षेत्र है। तो ये वो अध्ययन क्षेत्र हैं जो बायोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है अपना कृषि में महत्व। कृषि में महत्व। बायोलॉजी की मानव कल्याण हेतु उपयोगी पादप व उनके उत्पादों के बारे में
व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और जीव विज्ञान का कृषि में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिना एग्रीकल्चर के बायोलॉजी नहीं है और बिना बायोलॉजी के एग्रीकल्चर नहीं है। इसके लिए कुछ जो क्षेत्र हैं, कुछ महत्व हैं, वो आपको सामने बता रहा हूं मैं। एक है एग्रोनोलॉजी यानी सस्य विज्ञान, फिर बात करेंगे वानिकी, सस्य विज्ञान, वानिकी, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी। फिर बात करेंगे अपन उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान। फिर बात करेंगे अपन भेषज विज्ञान, फिर अपन अगला टॉपिक लेंगे पादप रोग विज्ञान। ये मूल रूप से हम इन क्षेत्रों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो कृषि के महत्व के हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सस्य विज्ञान। तो बच्चों, फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन से संबंधित अध्ययन को सस्य विज्ञान कहते हैं। फसल उत्पादन और मृदा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। फसल में उचित सस्य क्रियाओं को समय समय पर अपनाने से उत्पादन दर में क्या हो जाएगी? वृद्धि होती है और इससे प्रभाव परिणाम दोनों अच्छे प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है वो है वानिकी। वानिकी मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल के बारे में। तो वनों का संरक्षण, वन बहुत आवश्यक है। धरातल पर वनों के बिना ऑक्सीजन का लेवल, वर्षा का कारण, ये सारी चीजें वन या पेड़ पौधे होते हैं। तो वनों का संरक्षण बहुत आवश्यक होता है। तो वनों का संरक्षण, वृक्षारोपण, वनोत्पाद, वन से मिलने वाले उत्पाद, इनका व्यवस्थित उपयोग, ये करने की प्रक्रिया और उनका अध्ययन एक बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है कृषि के महत्व के अंदर। आजकल जो कृषि वानिकी है उसकी धारणा बहुत तेजी से बढ़ रही है। कृषि वानिकी मतलब जंगल को कैसे डेवलप करवाया जाए, आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक जंगल डेवलप नहीं होंगे जीवन का अस्तित्व नहीं रह पाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी। तो स्टूडेंट्स, इस बात के अंदर वंशानुगति की बात करेंगे और वंशानुगति और विभिन्नताओं का अध्ययन, वंशानुगति है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में वंशागति और विभिन्नताओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होता है। कौन से लक्षण? अच्छे और बुरे दोनों, प्रभावी और अप्रभावी। तो वो कैसे जाते हैं, उन सब के अध्ययन की प्रक्रिया आनुवंशिकी कहलाती है। पौधों के जीन रूप में ऐसे परिवर्तन करना जो मानव के लिए और अधिक उपयोगी हो सकते हैं, उनके फायदे के लिए, उनको अधिक उत्पाद मिल सकता है। ये सारी चीजें किसमें आएगी? आनुवंशिकी में आती है। नई नई किस्मों के विकास, उसके बाद में जिससे अधिक उत्पाद मिल सके। नई नई किस्मों का विकास होगा तो ही उत्पाद मिलेगा। जैसे आप देखो ना, आजकल ब्लैक वेट, काले गेहूं का चलन बढ़ रहा है। आजकल ब्रोंकली का चलन बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये वो है जो नई किस्म उत्पादन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मशरूम का उत्पादन आजकल बढ़ रहा है। तो कारण क्या है कि इनके अंदर रोजगार की, इनके अंदर व्यवसाय की और इनके अंदर आर्थिक लाभ की संभावनाएं अधिक है। नई नई किस्मों का विकास करना इस शाखा का मुख्य उद्देश्य है। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात जो हुआ था वो गेहूं और चावल की बोनी किस्में हैं। जो गेहूं और चावल आप देख रहे हो, ये हाइब्रिड जो छोटी किस्म आती है ये है। पहले गेहूं और चावल बड़े होते थे। समस्या ये होती थी कि थोड़ा सा भी अगर तेज हवा का प्रेशर होता या दबाव अधिक होने पर वो पौधे टूट जाते थे, तो उत्पाद नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब से बोनी ड्राफ्टेड किस्में आई है तो उत्पादन दर में वृद्धि हुई है। इसी के कारण देश खाद्यान्न के अंदर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हुआ है। अब विदेशों से अनाज को आयात नहीं करना पड़ता, उल्टा भारत यहाँ से विदेशों को एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं उद्यान।
इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में फूल, फल और सब्जियों को उगाने और उनके विकास का प्रबंधन करने की प्रक्रियाओं का, उनकी कला का उद्यान विज्ञान कहते हैं। इसके द्वारा हमें क्या फायदा मिलता है कि हम ग्राफ्टेड फलों की किस्मों को तैयार कर चुके हैं। रंगीन फूल, किसी भी फूल का मनचाहा रंग हम उद्यान विज्ञान तकनीक के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वनस्पति विज्ञान की यह शाखा अध्ययन करने के लिए हमें बहुत बड़ा क्षेत्र उपलब्ध करवाती है और यही कारण है कि हर परिवार तक, यही कारण है, देखो जब से हॉर्टिकल्चर आया है यही कारण है कि हर परिवार को सब्जियां, फल उपलब्ध होने लग गए, क्योंकि आजकल घरों के अंदर लोग सब्जियां उगाने लग गए। आजकल आप छोटे गमलों में सब्जियां उगा सकते हैं, आप प्लास्टिक की पानी की बोतल में सब्जियां उगा सकते हैं। तो ये संभव कब हुआ? जब औद्योगिकी के तहत, उद्यानिकी के तहत ऐसे सीड्स डेवलप हुए और उनके उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। फिर बात करते हैं पादप रोग विज्ञान। तो स्टूडेंट्स, ये जो शाखा होती है उसका सबसे बड़ा मोटिव ये हुआ कि पादप आज हमने उगा तो लिए, लेकिन थोड़े दिनों बाद में पादप क्या होता है, या तो उगता नहीं है, या उगता है तो पत्ते पीले हो गए, तना कमजोर हो गया, थोड़े दिनों बाद में पत्तियां सिकुड़ जाती है। तो ये सारी समस्याएं उसमें रोग को प्रकट करती है और इस क्षेत्र के द्वारा हम उनका अध्ययन करके उनको कंट्रोल करते हैं और बिना संक्रमित हुए पादपों को लाभ प्राप्त करवाने के लिए अनुसंधान का क्षेत्र उन रोगों को, पादप रोग विज्ञान फसली पादपों, फलों, सब्जियों में होने वाले रोग, उनकी विकृति को अध्ययन करना, उनका कारण मालूम करना, उनको रोकथाम का ज्ञान प्राप्त करना, ये सारी चीजें इसी क्षेत्र के लिए काम कर रही है। और स्वस्थ पौधे को अधिकतम उत्पादन करवाना, उससे कैसे अधिकतम और लाभ प्राप्त कर सके, वह किसी भी क्लाइमेट में अपने आप को डेवलप करवा सके, ऐसी चीजों की संभावना इस क्षेत्र में अधिक होती है। और इसी के लिए विज्ञान की यह शाखा जो क्रॉपिंग में, खेती बाड़ी के अंदर है, वो डेवलप हो रही है। फिर बात करते हैं भेषज विज्ञान यानी औषधि विज्ञान। पादपों के लिए औषधियां, हमने मानव के लिए तो औषधि बनाने को बात की है, लेकिन जब पादपों के अंदर संक्रमण हो जाता है तो उत्पाद गुणवत्ता में कमी आती है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें विभिन्न रासायनिक औषधियों का प्रयोग करना पड़ेगा और ये रासायनिक औषधियां क्या करेगी, उनके रोग को नष्ट करती है, कम करती है, उत्पाद बढ़ाती है। हालांकि औषधियों का कुछ दुष्प्रभाव भी होता है, तो बिना दुष्प्रभाव के रसायन अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। फिर भी ऐसा रिसर्च चल रहा है कि औषधियों का दुष्प्रभाव कम से कम रखा जाए और लाभ अधिकतम प्राप्त कर सकें। यही इस शाखा का मुख्य उद्देश्य है। तो ये कुछ आपके सामने कृषि में महत्व की कुछ शाखाएं, कुछ क्षेत्र बताए रिसर्च के, तो इनके द्वारा हम एग्रीकल्चर साइंस को, एग्रीकल्चर बायोलॉजी को और अधिक डेवलप करवा सकते हैं। तो ये अपना था आज का बिंदु। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे शुरू करते हैं। आप इसको सीरियसली देखना, सुनना